फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एरियन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में जो मैं वैल्यूएशन का नेक्स्ट लेक्चर है वो लेकर आया हूँ। और देखिए, ये जो वैल्यूएशन का लेक्चर होगा ये डेप्रिसिएशंस पर होगा। इससे पहले भी मैं डेप्रिसिएशन बता चुका हूँ, लेकिन आज हम इस डेप्रिसिएशन को इनकम्प्लीट, इन डेप्थ, इन डिटेल में जाकर जानेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तब तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बता दी थी इसकी, लेकिन आज हम जानेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन करते क्यों हैं, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे आज सारे क्वेश्चन मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप बने रहिए कंप्लीट लास्ट तक इस वीडियो में। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखिए, डेप्रिसिएशन क्या है कि जैसे मैं इसको सबसे पहले एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसको मेन डेफिनेशन पर आऊँगा। तो देखिए, जैसे आप मार्केट में गए, आपने लिए कोई फ़ोन खरीद कर लेकर आए, तो उस फ़ोन में जैसे आज ने आपने फ़ोन सपोज़ कीजिए आपने 8,000 रुपए का कोई फ़ोन मार्केट से आज परचेज़ कर लिया। अब जैसे साल दर साल बीतते जाएँगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो क्या होगा, उस फ़ोन की जो वैल्यू होगी वो कम होने लगेगी। यदि आप उसको 1 साल बाद बेचने जाएँगे, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि वो 8,000 का बिके, भई उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आई होगी। तो उस प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि वो फ़ोन अब 5,000 का बिके या 4,000 का बिके 1 साल बाद। तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती जाती है एज के हिसाब से, जैसे उसकी एज बढ़ती है, टाइम बढ़ता चला जाता है, तो उसी तरह से हम जब भी कोई बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में जैसे-जैसे कि उसकी एज होती जाती है, कुछ साल बाद, 40 साल, 50 साल बाद, जब भी उसको सेल करनी होती है, उसका हमें वैल्यूएशन करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, उसमें जो है आपका कुछ लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं। और यही जो लॉसेस होते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ये आपका कई कारणों की वजह से हो सकता है कि आप उसकी एज की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से, और उसमें मतलब जितने भी तरह के लॉसेस हो सकते हैं, वो सब कुछ आप इसमें जो है डेप्रिसिएशन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी कि आपकी जो है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो है मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर आपकी बिल्डिंग की सपोज़ कीजिए कि आप डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो इसमें जो है लैंड की कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करते, लैंड की कॉस्ट के लिए किसी तरह का डेप्रिसिएशन नहीं मानते, क्योंकि भाई जो लैंड की कॉस्ट है, वो आपने देखा होगा कि जनरली वो ज़्यादातर बढ़ती है, वो इन केस में वो कभी घटती नहीं है, तो उसमें डेप्रिसिएशन तो होगा नहीं, इसलिए हम जो है लैंड की कॉस्ट के लिए कभी जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है? तो अब चलिए हम एक एक बात और जान लीजिए कि डेप्रिसिएशन और सिंकिंग फंड में फ़र्क क्या होता है। देखिए, सिंकिंग फंड में पिछली वीडियो में कंप्लीट बता चुका हूँ, इन डेप्थ में जाके मैंने सिंकिंग फंड को डिस्कस करा था कि देखिए, आप जो है डेप्रिसिएशन में क्या होता है, कैपिटल कॉस्ट की कोई भी रिकवरी नहीं होती है। कैपिटल कॉस्ट भी पीछे बता चुका हूँ मैं। जबकि सिंकिंग फंड में क्या होता है कि जो आपकी कैपिटल कॉस्ट होती है उसकी रिकवरी हो जाती है लास्ट तक। तो खैर छोड़िए, वो तो अलग टॉपिक था, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप पुरानी वीडियो देखिए सिंकिंग फंड वाली जाकर, उसमें कैपिटल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू सब कुछ मैंने समझाया है, वहाँ से आराम से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल तो हम आगे चलते हैं कि देखते हैं कि डेप्रिसिएशन के कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं। तो देखिए, मेथड्स में सबसे पहले तो 4 मेथड आपको ध्यान रखने हैं: स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, क्वांटिटी सर्वे मेथड। 4 ही मेथड हम यूज़ करते हैं। और कांस्टेंट परसेंटेज मेथड वाले का दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो वीडियो को पॉज़ कीजिए, साथ के साथ नोट्स तक मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स बनाकर चल रहे हैं साथ के साथ। तो नोट्स में अपनी चीज़ ऐड कर लीजिए। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड को दूसरा नाम जो कहते हैं वो है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो ये तो थे इसके 4 मेथड जो मैंने आपको बताया। तो अब इस मेथड में जौन-सा भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल होता है, हम उसी मेथड को यूज़ कर लेते हैं। तो अब वन बाय हम डिस्कस करते चलेंगे कि कौन-कौन से मेथड हमारे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड? इसमें ये मान के चलते हैं हम कि सेम अमाउंट ऑफ मनी, कि हर साल एक निश्चित अमाउंट, यानी कि हर साल सपोज़ कीजिए आपकी कोई बिल्डिंग है, वो 10,000 रुपए उसकी कॉस्ट है। सपोज़ कीजिए 10,000 उसकी कॉस्ट है। अब हर साल हम मान के चल रहे हैं कि 1,000 का लॉस हुआ फर्स्ट ईयर में, 1 साल के बाद उसकी कीमत 1,000 कम हो गई, दूसरे साल के बाद उसकी कीमत 1,000 और कम हो गई, फिर थर्ड ईयर में जाके उसकी कीमत 1,000 और कम हो गई। तो इस तरह से जो एक सेम अमाउंट ही हम ईयर बाय कंसीडर करते चलते रहे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। तो जब हम करते चले जाते हैं तो लास्ट में जाके क्या बचता है? लास्ट में जब हम पहुँच जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बचती है तो हमारी क्या, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? कबाड़ी मूल्य। कि जब आपकी बिल्डिंग पूरी तरह से आपको जो है बेचनी हो, मतलब आपने कंप्लीटली उसको डिसमेंटल कर दिया, उसके बाद जो भी आपको कबाड़ी को बेचना है वो स्क्रैप वैल्यू आपकी होती है। ठीक है, अब ये भी मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ कि स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू में क्या फ़र्क होता है। साल्वेज वैल्यू भी होती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर। तो अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है। देखिए, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि डेप्रिसिएशन एनुअली कैलकुलेट करते हैं, मंथली कैलकुलेट करते हैं, जो है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एनुअली जो है हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं।
तो जो एनुअली जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं तो इसका फॉर्मूला है कि डी इज इक्वल टू, डी क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में लिखा है डी इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। माइनस क्यों करा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल कॉस्ट यदि उसकी 10,000 थी, जब बिल्कुल आपने उसको बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, जब उसका मलबा बचा है और आपको अब वो बेचने जाना है, तो उसका जो आप जो भी आपकी वैल्यू होगी वो तो आपके पास अपने पास आपका रह जाएगी, वो तो डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होगा ना, वो तो आपके पास मिल गए पैसे उसके। तो इसलिए इस चीज को हम यहाँ माइनस करते हैं अपॉन हम इसको जितने साल बाई साल, तो हमें पता लग जाएगा कि एक साल की कितना डेप्रिसिएशन होगा। तो इसी से हम निकाल लेते हैं और फिर इसमें आगे चलते हैं। देखिए जैसे जब इसमें हम आगे चलते हैं तो डी तो है ये, ओरिजिनल कॉस्ट को हम लिखते हैं सी से, स्क्रैप वैल्यू को डिनोट करते हैं हम एस से, और जो ये लाइफ क्या है, लाइफ मतलब उसके कितने साल, मतलब ईयर्स, तो ईयर्स को हम डिनोट कर देंगे एन, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। तो अभी आगे देखते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। देखिए सपोज कीजिए कि इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन, ये फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना। देखिए अभी पेपर हुआ था डीएमआरसी जेई का, उसमें भी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपके जो है क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो देखिए एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप सुन लीजिए कि आप जो है कोई भी एक बिल्डिंग है, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है उसकी जो कॉस्ट थी वो सपोज कीजिए आपकी कितनी है, 4 लाख रुपए। कितनी है आपकी, 4 लाख। तो आप डेटा को लिख लीजिए, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ इतना स्पेस नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली ओरली बता रहा हूँ कि 4,000 जो वो 4 लाख, सॉरी, जो इसकी कॉस्ट थी वो 4 लाख थी। अब इसकी जो बिल्डिंग की लाइफ है वो 60 ईयर्स है। क्या मान के चल रहे हैं कि जो बिल्डिंग की लाइफ है वो कितनी है, 60 ईयर्स है, मतलब 60 साल तक हमसे कैलकुलेशन करेंगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन आपको बताना है कि कितना होगा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है, तो ये क्या दे दिया हमको, ईयर्स दे दिया, यानी कि एन की वैल्यू दे दी 60। ये क्या दे दिया हमें, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है, सी, तो सी दे दिया, एन दे दिया। तो अब आप ये डेटा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको या अपने कॉपी में साइड में लिख लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो जल्दी सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए अब फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है आपका, फॉर्मूला कहता है कि डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू हमारे पास है, 60 साल की बात हो रही है, सी की वैल्यू हमारे पास है ओरिजिनल कॉस्ट। भाई ये एस की वैल्यू कहाँ से आएगी, अभी एस की वैल्यू देखिए। अब मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था कि एस जो है ये हमारी स्क्रैप वैल्यू है, और स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो आगे ओरिजिनल कॉस्ट की 10% हम लेकर चलते हैं। तो 10% जब हम लेकर चलेंगे, तो आप देखिए जब ये बिल्डिंग की कॉस्ट होती है आपकी वो 4 लाख थी, तो अब इस 4 लाख का जब हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40,000। तो जब 40,000 आएगा तो देखिए कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जितने का भी आपको निकालना हो, ये था, इसका हमें जो है 10% निकालना है, कि 10% जो होती है वो हमारी स्क्रैप वैल्यू होती है। तो गुणा कीजिए 10 से, डिवाइड कीजिए 100 से, 10 और परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और यहाँ पे 1 जीरो है, तो मल्टीप्लाई हो गई, कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 40,000 आ जाएगी। तो ये क्या आ गई, हमारी एस की वैल्यू आ गई। तो अब आपके पास एस की वैल्यू भी आ चुकी है, एन की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो देखिए डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और सभी लोग एक बार इसको खुद ट्राई करेंगे। ये 3 जीरो है यहाँ पर, ठीक है, सभी लोग खुद ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए यहाँ पर और अपना आंसर खुद निकालिए। और हाँ एक बात और, कोई भी स्टूडेंट कैलकुलेटर का यूज नहीं कराया, क्योंकि देखिए आपके जितने भी जे लेवल एग्जाम्स होते हैं इनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो हाँ यूनिवर्सिटी में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि आप बिना कैलकुलेटर के इस प्रॉब्लम को सोल्व करें। क्योंकि देखिए आपको भी कभी ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, और आप भी कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करना चाहेंगे, तो आप ये ट्राई करें ज्यादा कि आप खुद से करें। माइनस एस की वैल्यू हमने 40,000 पुट कर दी। अब इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 60 से। तो सभी कैलकुलेट करेंगे, सभी स्टूडेंट यहाँ वीडियो को पॉज करेंगे और सभी के सभी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जब हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो आई होप आपने सोल्व कर ली होगी। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 6,000 रुपए। तो ये ईयरली डेप्रिसिएशन आएगी, कि जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, 6,000 रुपए। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है, देखिए समझने वाली बात ये है कि 6,000 रुपए तो क्या हुआ, आपका फर्स्ट ईयर का आया। अब जब फर्स्ट ईयर का 6,000 आया, तो अब हमने जो 4 लाख कॉस्ट थी उसमें से इसको घटा दीजिए। भाई 4 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में आपकी जो कॉस्ट थी 4 लाख रुपए थी, पहले साल 6,000 रुपए उसमें से घट गई, तो अब कितनी बची, अब 4 लाख में से 6,000 घट के तो बचेगी, वो कितनी बचेगी, वो बचेगी आपकी 3,94,000। भाई 4 लाख में से हमने 6,000 घटा दी, तो अब जो फर्स्ट ईयर के बाद इस हमारी जो स्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट कितनी रह जाएगी, 3,94,000। फिर सेकेंड ईयर में 6,000 और घटेंगे इसमें से। भाई जब 6,000 साल के कट रहे हैं तो 6,000 और कटेंगे। अब ये रह जाएगा आपका 3,88,000।
इस तरह से करते करते हमें कितने साल तक जाना है, कितने साल तक जाना है, अरे बोलो कितने साल तक जाना है, 60 साल तक। अब देखिए 60 साल तक जाना है तो आप इसको आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जब आप इसका 60 साल तक निकालेंगे तो उसके बाद देखिए आप 60 साल के लिए ये नहीं है कि आप एक एक बच्चा अब ये करके देख रहा है, एक एक दो दो तीन तीन करके 6 6 6 6 6 हजार घटाता चले जा रहा है 60 साल तक, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए कैसे करना है, 6 हजार रुपए एक साल के कटेंगे तो 60 साल के कितने कटेंगे, 60 गुणा 6 हजार, तो 60 साल के कितने कटे, मैं लिख देता हूं जो भी आपकी वैल्यू आएगी, 3,60,000। तो 60 साल तक 6 हजार रुपए यदि हर साल कटेंगे तो 60 साल तक जो कुल पैसे कटेंगे वो कितने कटेंगे, 3,60,000। तो ये 60 साल का डेप्रिसिएशन आया, ना कि एक साल का। कितने का आया, ये 60 साल का। तो अब सब 60 साल का डेप्रिसिएशन ये आ गया। ओरिजिनल कॉस्ट हमारी 4 लाख ही थी, तो 4 लाख में से आप जब इसमें से 4 लाख में से 3,60,000 आप माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, अरे बताइए क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 40,000। और यही यहाँ अगर आप यहाँ तक आपने सही कर लिया है तो यही कॉन्सेप्ट का जो पॉइंट था वो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैंने आपको देखिए ऊपर क्या बताया था कि जब भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में बचती है, तो बचती है आपकी सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 40,000 ही आई थी, और यहाँ देख लीजिए 40,000 ही आई है। यदि ये वैल्यू दोनों आपकी मैच कर रही है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक किया है और आपने कोई क्वेश्चन में कहीं कोई गलती नहीं करी है। आखिरी में जो बचती है वो स्क्रैप वैल्यू बचती है, तो आप इससे अपने मेथड को चेक भी कर सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई आपने जो मेथड लगाया है वो सही मेथड भी है या नहीं है। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी पॉज कर लीजिए इस वीडियो को, और नीचे एक रेड बटन का आ रहा है सब्सक्राइब का, आप उसको क्लिक कर दीजिए। इससे हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और साइड में बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल फ्री होता है और मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा जैसे ही मैं कोई वीडियो लेकर आऊंगा। देखिए मेरे चैनल पर जो वीडियोस होती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए भी है, जो जितने जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है, और एज वेल एज यूनिवर्सिटी के जो आपके कैलेंडर्स वगैरह जारी होते हैं उनकी भी मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो अब हम जानेंगे अपना जो सेकंड मेथड है, दैट इज, तो देखिए जो अगला मेथड है वो है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, यानी कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, उसमें क्या था कि कुछ वैल्यू हम सेम अमाउंट की मान रहे थे कि हर साल वैल्यू कम होती जा रही है। इसमें क्या है कि सेम परसेंटेज मान लेते हैं, जैसा कि नाम ही बता रहा है परसेंटेज, तो बस सेम परसेंटेज हर साल जो है वो डिडक्ट होती चली जाएगी। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, इसका जो फॉर्मूला है वही है कि डी इज इक्वल टू 1 माइनस, देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ, यहाँ से लिखा हुआ है ये डी इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन सी, इसकी पावर है 1/n, इसकी होल पावर है ये 1/n। तो देखिए n वही है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल आप ले रहे हैं। s क्या है स्क्रैप वैल्यू, और c क्या है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, और d क्या है डेप्रिसिएशन जो कि एनुअली कैलकुलेट होता है। तो इसमें भी आई थिंक इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत आपको नहीं है, आप समझ गए होंगे कि सिंपल सा इसका फॉर्मूला है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे बनते भी नहीं है। तो आप बस एक क्वेश्चन जो था इससे मैंने आपको बता दिया कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो दूसरा नाम है इसका, वो आप इसका नाम ध्यान रखेंगे और ये फॉर्मूला इसका जरूर ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आप फॉर्मूला लगा कर बना पाएँ। तो जो इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है। तो एक क्वेश्चन तो मैंने ऊपर वाले उसमें करा ही दिया है, तो अब हम चलते हैं थर्ड मेथड पर जो कि हमारा सिंकिंग फंड मेथड। तो देखिए ये जो हमारा मेथड है, इस मेथड में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज्यूम टू इक्वल टू द सिंकिंग फंड प्लस इंटरेस्ट ऑन द फंड फॉर ईयर। अब देखिए सिंकिंग फंड में अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन जो मानते हैं वो सिंकिंग फंड हो गया आपका एस, उसमें उस पर्टिकुलर ईयर पे जितना भी ब्याज लगा होगा, जितना भी इंटरेस्ट लगा होगा, उसको जोड़ के जो वैल्यू आती है वो हम मानते हैं सिंकिंग फंड मेथड के हमारे अंदर। तो इसमें देखिए एक टेबल है, ये छोटी सी टेबल आपको ध्यान रखनी है, बस अगर आपको ये टेबल ध्यान है कोई आपको टेंशन की बात नहीं है, आप इजीली क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो देखिए कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट ईयर, सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन हुआ आपका, आपने सपोज कीजिए आपने सिंकिंग फंड अपना पूरा कर लिया, तो सिंकिंग फंड की जो वैल्यू आई वो आई ए, कितनी वैल्यू आई ए सिंकिंग फंड की। बी सी डी ई जो है ये साल दर साल जो इंटरेस्ट लगते जा रहे हैं वो हैं, तो जो सिंकिंग फंड है वो कितना है आपका ए। तो पहले साल में जो होगा वो तो आपका क्या होगा, सिंकिंग फंड ही होगा सिर्फ। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, वही सिंकिंग फंड के बराबर ही है डिप्रिसिएशन। और बुक वैल्यू क्या सी क्या थी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से यदि मैं सिंकिंग फंड को घटा दूं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डेप्रिसिएशन की तो आएगी। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो देखिए सेकेंड ईयर में क्या है कि अब क्या था कि ए तो था ही था,
जो हमारा सिंकिंग फंड था, अब इस पे कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा, तो जो इंटरेस्ट इस पे लगेगा वो हमने मान लिया कितना लगेगा, बी। तो हमने क्या लिख लिया, ए प्लस बी। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना, कहते हैं कि फर्स्ट ईयर का तो ए था, अब इस ए में ए प्लस बी और लग गया, तो अब कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 2a प्लस बी। तो आई होप समझ में आया होगा। और यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा और आपको पूरा जितना मुझसे हो सकेगा उतने अच्छे वे में मैं आपसे कम्युनिकेशन की पूरी कोशिश करूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट, इवन मैं आपको ये एस्टीमेट बेशक पढ़ा रहा हूँ, आपको अपने सिविल इंजीनियरिंग में कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, आपको जो है अपनी करियर काउंसलिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझसे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो देखिए, तो अभी तक ये क्या थी, बुक वैल्यू सी माइनस ए कर दी थी। अब यहाँ बुक वैल्यू निकालनी है, तो देखिए सी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी, अब उसमें 2a प्लस बी और कम हो गई। तो सिमिलरली अब ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो अब क्या था, मान लीजिए ए तो आपका सिंकिंग फंड था, अब भाई थर्ड ईयर में जाके कुछ और लग गया, अब जो हमारा इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा, सी। अब जो आपका ये हो गया डेप्रिसिएशन, ए प्लस सी हो गया, अभी तक कितना डेप्रिसिएशन हो चुका, 2 सालों में 2a प्लस बी। थर्ड ईयर का और हमने इसमें जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 3a प्लस बी प्लस सी। तो अब इसमें से हम इसको माइनस कर दीजिए, तो सी माइनस 3a प्लस बी प्लस सी। सब्सिक्वेंटली आप जो है सिमिलरली फोर्थ ईयर का भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो चारों साल का आपके सामने ये डेप्रिसिएशन आप देख सकते हैं। और देखिए, इससे अभी क्वेश्चन हमारे जो पीछे एसएससी जेई में से पूछा भी गया था, तो आपको इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट पर पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी है तो फिर चाहे न्यूमेरिकल कैसे भी आए आप उसको ईजिली बना पाएंगे। यदि आपके कॉन्सेप्ट में ही लैग कर रहा है कहीं ना कहीं, तो देखिए फिर क्वेश्चन आप खामखा रटेंगे, जितनी भी एमसी की बुक है आप उनको रटने बैठ जाएंगे, उससे रटने से कोई फायदा नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट बनाइए, कॉन्सेप्ट बनाने से ये होगा कि आप कहीं किसी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। ठीक है। देखिए, मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना यूट्यूब पर कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, किसी तरह का आपको मैं पेड में नहीं लेकर आ रहा कि भाई आप 4 क्लास में यूट्यूब पर फ्री पढ़ा दी, अब 2 क्लास में यूट्यूब जो है मैं अपनी पेड में ले जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस हमसे जितना हो सकता है हम उतना कराएंगे और अपना बेस्ट देंगे। तो हम मैं यहाँ थ्योरी कवर करा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपनी जो है वो खुद करनी है। और हाँ, अगर टाइम बचता है पूरे एस्टीमेट के बाद तो फिर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, अगर जो कोर्स एस्टीमेट होने के बाद अगर टाइम बचता है तो। लेकिन आपको भी क्या करना है, साथ के साथ प्रैक्टिस खुद पे करते जानी है, किसी पे कभी भी। देखिए, लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी पे भी पूरा डिपेंडेंट मत हो जाना। यहाँ तक कि आपने कोई भी टीचर हो, कभी भी किसी पे भी पूरा ट्रस्ट मत करना। खुद से अपनी तैयारी करके लेके चलना, कि कभी किसी टीचर के भरोसे मत बैठना कि फलाना टीचर जो है वो मेरा कोर्स पूरा करा देगा, उसके साथ साथ ऐसे चलना। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, क्वांटिटी सर्वे मेथड। तो देखिए, जो क्वांटिटी सर्वे मेथड है इसमें आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है। इसमें पूरा एक वैल्यूएशन इंजीनियर होता है जो इसमें पूरा आपके ग्राउंड पर जाता है, फील्ड पर जाता है, साइट पर। वहां पर जाकर वो देखता है कि जो जो उसकी स्थिति होती है उस हिसाब से वो उसमें पर्टिकुलर डिटेल्ड मेथड है ये। इसमें आपको नहीं पढ़ना है, इसके लिए जो है बस आपको ध्यान रखना है कि ये क्वांटिटी सर्वे मेथड होता है, जिसमें ये एक आपका डिटेल्ड मेथड होता है। ऐसे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, इसमें जो है आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो होती है प्रॉपर्टी की, हर एक आईने से उसको मापा जाता है आपकी प्रॉपर्टी को। उसके बाद जो है हम जो है निकालते हैं। और इसमें देखिए, जो आपका वैल्यूएशन इंजीनियर होता है या जो कुछ भी होता है, उससे जो है ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर कोई नॉर्मल इंसान जाके वैल्यूएशन करने लग जाए ना, वो बहुत जो है उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी वगैरह होनी चाहिए, तो मतलब वही इसको जाके क्वांटिटी सर्वे मेथड को जनरली करते हैं। ठीक है। तो छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताया। तो अभी तो जो मैंने आपको बताया था, जो आपको डेप्रिसिएशन के मेथड के बारे में बता रहा था, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो आपको वैल्यूएशन के मेथड का मैं बताऊंगा। तो देखिए, वैल्यूएशन के मेथड है, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसको ही पढ़ लेना है। ये देखिए, मेथड तो 7-8 मेथड है, लेकिन जो 6 मेन मेथड थे वो मैंने यहाँ लिखे हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको देंगे तो बताएंगे विच इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन। रेंटल मेथड देगा, डायरेक्ट कंपैरिजन देगा, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट देगा, फोर्थ ऑप्शन दे देगा आपको सिंकिंग फंड मेथड। कौन सा इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है, तो सिंकिंग फंड वाला नहीं है, तो उस पर आप टिक कर देंगे। तो यहाँ से आपको इनको ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड वैल्यूएशन का है, कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का है। सारे मेथड आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है। तो अगेन अब देखते हैं हम क्या गया है मेथड। देखिए, इनमें ऐसा ऐसा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस इनके नाम पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेंटल मेथड फॉर वैल्यूएशन, ये क्या कहते हैं कि आप प्रीवियस अगर क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये भी क्वेश्चन आया है कि विच इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन। एक ऑप्शन था रेंटल मेथड फॉर वैल्यूएशन, 3 ऑप्शन बाकी डेप्रिसिएशन के थे कि सिंकिंग फंड, क्वांटिटी सर्वे और आपका स्ट्रेट लाइन। तो उसका आंसर क्या था, रेंटल मेथड फॉर वैल्यूएशन।
इस मेथड में क्या होता है कि आपकी जो भी नेट इनकम होती है, आप उसमें क्या वो कैसे निकालते हैं, जितनी भी आउटगोइंग्स होती हैं उससे निकालते हैं हम, ठीक है। तो देखिए अब आपको इसमें इन डेप्थ में नहीं जाना है, तो आपको ईयर्स परचेज जो है उसकी जरूरत पड़ती है इसमें। तो अगर आपको इन डेप्थ में जाना है इसके भी, अगर आपको पढ़ना है तो काउंट कर दीजिए, फिर मैं इसकी भी इनकी इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो खैर अभी हमारे पास टाइम की ज़्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से मैं शॉर्ट में ही चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अगर आपको ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ना है, टाइम आपके पास अभी भरपूर है, तो आप किसी टेक्स्ट बुक को भी रेफर कर सकते हैं। अगर कौन सी टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है कमेंट कर दीजिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, कौन सी एमसीक्यू बुक लगानी है। दो दूसरा मेथड है हमारा, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। किससे डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं? कैपिटल वैल्यू से। किससे करते हैं? कैपिटल वैल्यू से। थर्ड मेथड जो है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। फोर्थ वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। और आपका फिफ्थ मेथड है वैल्यूएशन बाय डिटेल मेजरमेंट। इसमें वही होता है कि आपकी पूरी डिटेल मेजरमेंट ली जाती है, साइट पर जाकर ली जाती हैं। फिर जो एक मेथड है वो वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया के हिसाब से होता है। इसके अलावा भी जो आपके रीजनल डेवलपमेंट है उसके अलावा भी जो है मेथड होते हैं, उसके हिसाब से हम वैल्यूएशन करते हैं। तो देखिए ये वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स थे, आपको एंड अप नहीं पढ़ना, इसमें बस आपको नाम इनके ध्यान रखने हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और हाँ, एक वीडियो एंड करने से पहले आपसे मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब तो आप सभी लोगों ने कर ही लिया है, ये तो मैं जानता हूँ। अब आगे में क्या करना है कि देखिए यहाँ तक जो है मैं वैल्यूएशन में लगभग लगभग कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके बाद एक आध जो टॉपिक बचेंगे छोटे बॉल, जो लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बचते हैं, छोटे मोटी डेफिनेशन है, वो मैं आगे किसी वीडियो में आपको डिस्कस करा दूंगा। तो देखिए अब एस्टिमेट में जो है कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं बचते, आपके रोड एस्टिमेट बचता है, और भी जो सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल मेथड, ये टॉपिक बचते हैं। तो ये टॉपिक भी मैं आपको आने वाली वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, बस करते आपका रिस्पॉन्स अच्छा हो। क्योंकि देखिए हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ फ्री पढ़ा रहे हैं, हम भी किसी तरह की कोई कोचिंग नहीं खोल रखी है हमने भी। तो देखिए आपको भी ये रिस्पॉन्स है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। और जो जैसी भी अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कुछ भी लगा हो, कैसा भी रिस्पॉन्स हो, हमें कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपने जितने भी आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके जो फ्रेंड्स के सर्कल ग्रुप्स हैं, आप उनमें इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और उनको भी बताइए कि भाई देखिए इस तरह से जो है आपको पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन और फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और आपको इस वीडियो से कुछ भी पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।